हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इसे इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता के बारे में तथा हिंदी की बोलियां जो हमने पढ़ी थी इससे पहले। तो आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी क्या कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। याद रखना है कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है इसकी। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। चित्रलिपि, प्रतीक, भावलिपि, ध्वनि लिपि। तो जो ये लिपि होती है ये होती है अक्षरात्मक और वर्णात्मक। इसे भी याद रखना है कि जो लिपि है, लिपि के विकास के जो कौन कौन से मुख्यतः कौन कौन से चरण है। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। और इन सब लिपियों को किस अक्षर में लिखा जाता है? अक्षरात्मक लिपि में और वर्णात्मक लिपि में। अक्षरात्मक को हम बोलते हैं स्लैबिक और वर्णात्मक को बोलते हैं हम अल्फाबेटिक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है, रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। सिंधु लिपि, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि। और सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिलते हैं। जो हमें जो मिली है सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है। तो यहाँ पर है लिखा है नेक्स्ट। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी, इसे आप याद रखना है, शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफ यूसुफजई जिला और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ। इसमें ये याद रखना है खरोष्टी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी में हुआ है और मानसेर में अशोक के अभिलेखों में से प्राप्त हुआ है। और अब आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट। आपको इसे नेक्स्ट लेती हूँ मैं देवनागरी। एक तो मैंने इसको सीधे नहीं करा है, तो यहाँ मैं ले चलती हूँ आपको देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है? ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटल लिपि, देवनागरी लिपि। कैसे कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ? पहले सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल लिपि, फिर आई देवनागरी लिपि। जो जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। तो इसी तरह से देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटल लिपि, देवनागरी लिपि में इसका जो है विकास हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। ये कहाँ से आई? ये आई है ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले मैं ऊपर ले चलती हूँ आपको। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास। उत्तरी लिपि में गुप्त शैली, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। देवनागरी लिपि, शारदा लिपि। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वुलन ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो ये ब्राह्मी लिपि है इसका विकास जो है इस प्रकार से किया गया है, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। और जैसे यहाँ पर है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और देवनागरी लिपि से इसका विकास हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि, ये वाली,
विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसे याद रखा है, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। तो नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित हो। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छंटाई करके 190 टाइपों का फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। ये सबसे पहले सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में जो है अपने पत्र केसरी के लिए 1926 में टाइपों की छंटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, देवनागरी लिपि में, जिसका देवनागरी लिपि में सुधार करा। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार करके महात्मा गांधी के हृदय सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर नौ के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। ये याद रखना है कि किसने 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 जो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा, तो ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। याद रखना है कौन है ये, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। याद रखना है। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो इंदौर का जो अधिवेशन हुआ, 24वां अधिवेशन, उसमें 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारणी सभा के सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठक हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो ये है इम्पोर्टेंट। तो आगे क्या है, नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। ये नरेंद्र देव ने करा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गठित की गई लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। ये किसने दिया था, ये दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो यहाँ पर अब ले चलती मैं आपको राजभाषा की तरफ। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ये याद रखना है कौन सा डे था जब हिंदी को राजभाषा नियुक्त किया गया, 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रस्ताव किया गया। ये याद रखना, 343 से 351 तक जो है राजभाषा का जो संविधान प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता जो है प्रदान की गई। इसमें कौन कौन सी है, इसमें है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी,
गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। तो जो ये है 18 भाषाएं। 19 है सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें जो है मैंने साइड में लिखा है संशोधन 21वां जो संशोधन है उसमें 1967 में सिंधी को जो है कौन सी भाषा नियुक्त की गई, कौन किस नंबर पे आई, मतलब जो नीचे लिखा है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और जो हमने सबसे पहले 21वां संविधान 1967 को जो है सिंधी इसमें जोड़ी गई, तो ये 15वीं भाषा ये हो गई। तो वैसी साइड में लिखा है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित किए जाने से यह संख्या 18 हो गई। 92 संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। इसे फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है, इसको बार बार पढ़ना है कि कौन सी भाषा किस संशोधन में आई है और वह कौन सा संशोधन है, किस सन में आया है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो ये 343 जो है हिंदी भाषा संबंधी जो उपबंध है 343 में, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और हमारी लिपि जो है देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप माना जाएगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई और 15 वर्ष की अवधि 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, कि इसमें 15 वर्ष तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता रहेगा। और अनुच्छेद 344 में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो इस तरह से भी आ सकता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ये 344 में आएगा। तो अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। इसमें इस तरह से याद रखना है कि किसी राज्य का जो विधिमंडल विधानमंडल और उस राज्य में इस्तेमाल होने वाले भाषाओं में से किसी एक भाषा को हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिससे जैसे पहले किया जाता था। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। जो 346 में ये बोला है कि राज्य और संघ के बीच की जो भाषा होगी वो पत्रादि होगी। जैसे संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्रादेशिक की भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। किसमें 346 में ये कहा गया है कि इसमें जो पत्र जो भी कार्यालय जो भी कार्यवाही होगी वो पत्रादि यानी कि वो अंग्रेजी में ही लिखे जाएंगे। यदि दो या अधिक राज्य यह करार देते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसी पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। कि अगर हम जैसे कोई पत्रादि की भाषा अगर हिंदी में लिखी जाएगी तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है। तो ये 346 में अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करें कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। उसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि राज्य की जो जनसंख्या है और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा एक राज्य उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसी किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। 348 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही कैसी होगी, अंग्रेजी भाषा में की जाएगी, इसे याद रखना है। अनुच्छेद 349 में संविधान के
प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के दौरान की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति, जो कि यह राजभाषा आयोग, इसमें राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पे विचार करके देगा, बाद की भाषा प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसमें ये याद रखना है कि इसमें 15 वर्ष की अवधि के दौरान राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसमें विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा। ये इसमें ज़्यादा ये पूछा जाता है कि 350 का पूछा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने या संघ राज्य के किसी अधिकारी प्राधिकारी को जैसे संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा आवेदन देने का हकदार होगा। और इसके 350 का है दूसरा नंबर, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा के लिए उचित प्रबंध दिया जा सकता है। और यहाँ पर 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे। जो हिंदी भाषा का प्रसार और विकास का जो कार्य है वो 351 अनुच्छेद में लिखा गया है। इसमें आगे ये दिखाया कि ताकि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी तत्वों का व्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी समृद्धि में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए यहाँ जहाँ आवश्यक वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर ही मैं समाप्त करती हूँ। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो क्योंकि इसमें अच्छे से डिटेल में दिया गया है, मतलब हर छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से इसमें क्लियर किया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और कमेंट सेक्शन में इस तरह से लिखना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी, जैसी भी लगी, मतलब आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिखिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।